गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल वाली क्लास में हमने डिस्कशन किया था डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, किस तरह से फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, बुक वैल्यू का क्या मीनिंग होता है, ये सारी बातें कल वाली क्लास में हमने की थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे कोर्स में डेप्रिसिएशन टॉपिक है और वो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हमने नहीं किया था। डेप्रिसिएशन का बेसिकली मीनिंग समझ में आ गया हो आपको और वो डेप्रिसिएशन वाली एंट्री समझ में आ गई हो तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि जर्नल एंट्रीज में भी वो एंट्री पूछ ली जाती है। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था गुड्स के अलग अलग यूजेस का। गुड्स अगर हम कस्टमर्स को दे रहे हैं फ्री सैंपल के फॉर्म में तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। गुड्स अगर हम एम्प्लॉइज को दे रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे। इस तरह से जब हम अलग अलग यूजेस में गुड्स को लाते हैं तो अलग अलग अकाउंट डेबिट हो जाता है, लेकिन क्रेडिट करते हैं हमेशा परचेज को। मतलब गुड्स बेचते समय केवल सेल्स को क्रेडिट करते हैं, बाकी हर केस में हम परचेज को ही क्रेडिट कर रहे थे। तो अब आज वाली क्लास में हमको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का डिस्कशन करना है, पर उस डिस्कशन से पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे आए उनसे पहले हम होमवर्क क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन दिया था, सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे थे जो आपको अपने लेवल पे सोचने थे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है हमने ऐसे ट्रांजैक्शंस की। देखिए पहला लिखा हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 एंड कैश ₹12,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। हमने हमेशा ऐसा देखा है कि पैसे कैश में या फिर चेक से विड्रॉ किए जाते हैं। यहाँ पे कंपाउंड ट्रांजैक्शन भी है और गुड्स भी विड्रॉ हो रहे हैं, कैश भी विड्रॉ हो रहा है। तो ऐसे केस में चाहे गुड्स विड्रॉ हो या फिर कैश विड्रॉ हो, ड्रॉइंग्स ही माना जाएगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट किया ही जाएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 27,000 रुपए से। 15,000 रुपए के गुड्स विड्रॉ किए हैं तो 2 परचेजेस लिखेंगे 15,000 और 2 कैश लिखेंगे 12,000। तो मेरे ख्याल से ये एंट्री आपको बन गई होगी। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 27,000, क्योंकि बिजनेस से टोटल अमाउंट तो विड्रॉ हुआ है 27,000 रुपए। परचेज में जाएंगे 12,000 रुपए, सॉरी परचेज में जाएंगे 15,000 रुपए और कैश में जाएंगे 12,000 रुपए। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,200 एंड चेक ऑफ ₹1,800 गिवन टू एम्प्लॉय अगेंस्ट सैलरी। ये भी अच्छा ट्रांजैक्शन है। इस तरह के ट्रांजैक्शंस मैंने बोला ना हमने क्लास में नहीं किए हैं। हमने एम्प्लॉय को सैलरी के बदले में गुड्स भी दिए हैं और चेक भी दिया है। तो सोच के देखिए उस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी। अगर हमने उसे चेक दिया है 1,800 रुपए का और गुड्स दिए हैं 1,200 रुपए के, तो उसकी सैलरी होगी 3,000 रुपए। तो ऐसे केस में जो एंट्री पास होगी उसमें सैलरी अकाउंट डेबिट होगा 3,000 रुपए से टू परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट। टू परचेज अकाउंट में डालेंगे 1,800 रुपए, सॉरी टू परचेज अकाउंट में डालेंगे 1,200 रुपए और टू बैंक अकाउंट में डालेंगे 1,800 रुपए। कल वाली क्लास में हमने इस पॉइंट पे डिस्कशन किया था कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज को गुड्स दे देते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट किया जाएगा और टू परचेज कर दिया जाएगा। बस अब आज वाली क्लास में जो ट्रांजेक्शन है उसमें बैंक अकाउंट एक्स्ट्रा है, क्योंकि थोड़ा अमाउंट चेक से दिया है और थोड़े के लिए गुड्स दिए हैं। तो ऐसे केस में कंपाउंड ट्रांजेक्शन तो आपसे बन ही जाने चाहिए। इनफैक्ट अगर इसी क्वेश्चन में ये लिखा होता कि हमने सैलरी के फॉर्म में गुड्स भी दिए हैं, कैश भी दिया है, चेक से पेमेंट भी किया है, तो टू कैश, टू परचेज और टू बैंक तीन आइटम करने पड़ते। अब देखिए थर्ड ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 गिवन टू मिस्टर श्याम अगेंस्ट रेंट ऑफ ऑफिस। अब जिससे किराए पे हमने बिल्डिंग लेके रखी हुई है उसको हमने गुड्स दे दिए, मतलब अगेंस्ट रेंट। तो ऐसे केस में जैसे एडवर्टीजमेंट डेबिट होता है, सैलरी डेबिट हो सकती है, तो रेंट भी डेबिट हो सकता है। रेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। टू परचेज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि गुड्स की बात है और गुड्स बाहर जा रहे हैं। गुड्स बाहर जाते हैं तो हमेशा टू परचेज ही करना होता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेल्स। तो ये थर्ड ट्रांजेक्शन हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। ये एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे, ऑफिस बिल्डिंग भी लिख सकते हैं, सिंपली बिल्डिंग भी लिख सकते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 20,000। असेट बढ़ जाएगा, एक्सपेंस कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000 यूज्ड फॉर फर्नीचर ऑफ ऑफिस। ऑफिस के फर्नीचर के लिए 4,000 रुपए के गुड्स हमने दे दिए। तो ऐसे केस में ऑफिस का फर्नीचर ही क्रिएट होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे टू परचेजेस। बिल्कुल वैसा ही है जैसा बिल्डिंग के लिए गुड्स देते वैसे ही फर्नीचर के लिए भी गुड्स दे सकते हैं। तो वहां पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हुआ था, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
अब सिक्स्थ केस पे आते हैं। सिक्स्थ केस अच्छा है, हमने क्लास में पहले कभी डिस्कस नहीं किया है। हाँ, हमने क्लास में लॉस बाय फायर का डिस्कशन किया है, पर जिस तरह से आग लगने की वजह से लॉस हो सकता है, चोरी होने की वजह से भी लॉस हो सकता है, तो जहां पे लॉस बाय फायर लिखते हैं वहां पे लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है सिक्स्थ, उसमें लिखा हुआ है 3000 रुपए के गुड्स हमारे जल गए, सॉरी चोरी हो गए, और 2500 रुपए का कैश भी चोरी हो गया। अब देखिए इसकी एंट्री कैसे होगी। ट्रांजैक्शन नंबर 6, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, या फिर लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू बैंक अकाउंट नहीं, बैंक से तो कभी चोरी हो ही नहीं सकता है अमाउंट, टू कैश अकाउंट। लॉस बाय थेफ्ट में डेबिट करेंगे 5500, क्योंकि देखिए हमारे गुड्स का चोरी हो जाना या फिर कैश का चोरी हो जाना, नुकसान तो हमारा टोटल ही हुआ है। तो ऐसे केस में जितना भी हमारा लॉस हुआ है वो टोटल लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट में डेबिट कर देंगे 5500, और बिजनेस से हमारा कैश कम हो गया, असेट कम हो गया, और कैश कितना कम हुआ है 2500 रुपए, और 3000 रुपए के गुड्स। टू परचेज अकाउंट 3000, टू कैश अकाउंट 2500। एक्सपेंस बढ़ गया, असेट कम हो गया, असेट कम हो गया। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब अगर चोरी हो गई है शॉप में, तो ऐसे केस में कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, हमने चोर के साथ कोई ट्रांजैक्शन तो किया नहीं है, ये एक इवेंट है, ये एक घटना है जिसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से हमको लॉस हो रहा है। देखिए घटनाएं तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन फाइनेंशियल नेचर का इवेंट होना चाहिए। ऐसी घटना जिसमें हमारा कोई लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ, जिसका फाइनेंशियल नेचर नहीं है, तो ऐसे केस में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जगह नहीं मिलेगी। जैसे बारिश का होना, अब बारिश होने से अगर हमारे गुड्स खराब हो जाते हैं तो वो एक फाइनेंशियल नेचर का इवेंट माना जाएगा। बारिश होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फाइनेंशियल नेचर का लॉस नहीं हुआ, तो ऐसे केस में उस इवेंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप ये बात समझ सकते हैं। इतने दिन से हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो इन चीजों को मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ऑलरेडी होनी चाहिए ये चीजें, और मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड होंगे जब वो फाइनेंशियल नेचर के होंगे। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 6। अब 7th की बात करते हैं। लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। इसका मतलब है 7th ट्रांजैक्शन में लिखेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल्स अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, सैंपल अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और अमाउंट है 15,000। कल वाली क्लास में हमने इसका डिस्कशन किया था, ऑल्दो न्यूमेरिकल ट्रांजैक्शन के फॉर्म में नहीं देखा था, बस मैंने आपको बताया था कि कहां पे कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि क्रेडिट तो परचेज ही होगा, क्योंकि बात चल रही है गुड्स की। तो ये एडवर्टीजमेंट टू परचेज भी मेरे ख्याल से आपसे बन गया होगा। अब 8th ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है गुड्स वर्थ ₹7500 एंड कैश ₹1500 डोनेटेड एज चैरिटी। अब यहाँ पे 7500 रुपए के गुड्स और 1500 रुपए का कैश हमने लोगों में बांट दिया चैरिटी की। तो चैरिटी भी अब इनकम एंड एक्सपेंस के एंगल से देखा जाए तो एक्सपेंस है, यहाँ पे डेबिट करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब ये हमारे दिमाग में डाउट आ सकता है कि चैरिटी तो हम पर्सनल एंगल से कर रहे हैं, मतलब कि ये हमारी इच्छा है, बिजनेस की इच्छा जरूरी नहीं है कि चैरिटी करने की हो। तो देखिए बिजनेस की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, ये हमारी ही इच्छा है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ये हमारी ही इच्छा है कि हम किस कस्टमर को गुड्स बेचेंगे, किसको नहीं बेचेंगे, और कहाँ से गुड्स खरीदेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम पहले पैसे विड्रॉ करें और उसके बाद उसकी चैरिटी करें, या फिर हम बिजनेस से डायरेक्ट चैरिटी करें, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट लगता है इंडिया में, और इनकम टैक्स एक्ट में जब हम चैरिटी करते हैं तो उसका बिजनेस से डिडक्शन मिलता है,
मतलब बिजनेस को उसका बेनिफिट मिलता है, टैक्स में रिबेट मिलती है। ये सारी चीजें हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि अगर हम चैरिटी करेंगे तो टैक्स कम लगेगा, इसीलिए लोग बिजनेस से चैरिटी करते हैं। पर्सनल चैरिटी भी हो सकती है, पर यहां पे जब तक बोला नहीं जाएगा कि हमने पर्सनली गुड्स विड्रॉ किए और पर्सनली कैश विड्रॉ किया फिर चैरिटी की, तब तक हम यही मानेंगे कि हमने बिजनेस से ही डायरेक्ट चैरिटी कर दी, मतलब कि बिजनेस से ही डायरेक्ट कैश दे दिया और बिजनेस से ही डायरेक्ट गुड्स दे दिए। तो यहां पे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। चैरिटी अकाउंट में डेबिट करेंगे 9,000 रुपए, टू परचेज अकाउंट में 7,500, टू कैश अकाउंट में 1,500। ये हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 8। अब 9th ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। 9th ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है मशीन कॉस्टिंग ₹60,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लगने की वजह से केवल गुड्स नहीं जलते, कई बार मशीन भी जल जाया करती है। तो अगर मशीन जल गई है तो लॉस बाय फायर तो डेबिट करेंगे ही करेंगे। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा 60,000। अब एक बात और है जो यहाँ पे समझाई जा सकती है, पर हो सकता है आपको अच्छे से समझ में ना आए। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मशीन कॉस्टिंग 60,000, पर वो एक्चुअली 60,000 की कॉस्ट नहीं है, वो उसकी बुक वैल्यू है। मशीन खरीदी गई होगी 1 लाख रुपए में हो सकता है, अब उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो के, क्योंकि डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो के अब बची होगी 60,000 रुपए। अब अगर आग लगने की वजह से वो मशीन जल जाती है तो हमारा नुकसान 1 लाख रुपए का नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख रुपए में से 40,000 रुपए तक की मशीन को तो हम यूज कर चुके हैं, तो हमारा नुकसान 60,000 रुपए का ही होगा। तो कभी भी यहाँ पे, अब तो चूंकि वैल्यू ही एक गिवन है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर लॉस हो रहा है तो कभी भी कॉस्ट का लॉस नहीं हो सकता, लॉस हमेशा बुक वैल्यू का ही होगा। मशीन में आग लगने की वजह से मशीन जल गई तो हमारा नुकसान कॉस्ट जितना नहीं होगा, हमारा नुकसान बुक वैल्यू जितना होगा। पर यहाँ पे बुक वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो ट्रांजैक्शन में एक ही वैल्यू अवेलेबल है तो वही लिखनी पड़ेगी। तो हम ये मान लेते हैं कि कॉस्ट उन्होंने जनरली लिखा है, जबकि होगी वो बुक वैल्यू ही। अब ये हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 9th कंप्लीट। लास्ट ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है फर्नीचर कॉस्टिंग ₹25,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब तो खैर कॉस्ट से भी नहीं होना चाहिए, बुक वैल्यू से मतलब होना चाहिए। पर क्वेश्चन में जो 2 फिगर्स गिवन है उसमें से ज्यादा रेलेवेंट कौन सा है, कॉस्ट है कि मार्केट वैल्यू है? कॉस्ट है, तो इसीलिए हम जो एंट्री पास करेंगे 10th एंट्री, लॉस बाय फायर डेबिट करेंगे। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 25,000, क्योंकि फर्नीचर की कॉस्ट है 25,000 रुपए, मार्केट वैल्यू है 30,000 रुपए, उसको इग्नोर करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने बोला अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन नंबर 16 को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन थे उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हमने नहीं की है, सिर्फ समझा है कि कहाँ एडवर्टीजमेंट लिखना है, कहाँ चैरिटी लिखना है, कहाँ लॉस बाय थेफ्ट लिखना है, कहाँ लॉस बाय फायर लिखना है। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस डिस्कशन को हटाता हूं, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के डिस्कशन पे आते हैं। अब देखिए 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमको आज वाली क्लास में डिस्कस करने हैं, एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कुल मिला के 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आज वाली क्लास के बाद हमारे कवर हो जाएंगे। तो जो आज हमको डिस्कस करने हैं उनमें पहला प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमको पढ़ाए जा रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर अकाउंटिंग। हर अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहीं ना कहीं हमको प्रॉपर अकाउंटिंग की तरफ लेके जा रहा है, कहीं ना कहीं वो यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि जब हमको रूल्स पता होते हैं तो हम सब वैसे ही बिहेव करते हैं। ग्रीन सिग्नल पे रुकना है, रेड सिग्नल पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी, तो ऐसे केस में सेट ऑफ रूल्स होने ही चाहिए
ताकि हम उनको फॉलो करें और सब वैसे ही बिहेव करें। अदरवाइज सब अपने अपने हिसाब से बिहेव करने लग जाएंगे तो सब अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करने ना लग जाएं। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इसी के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जैसे और भी टर्म्स होते हैं जिनका डिस्कशन ये जब खत्म हो जाएंगे उनके बाद करेंगे तो सारी चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। फिलहाल तो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक एक करके लेते जा रहे हैं। हमने बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ऑलरेडी देख लिया है, उसमें हमने ये समझा कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है और जो पैसा वो इंट्रोड्यूस करेगा उसे कैपिटल बोलेंगे, जो वो पैसा विड्रॉ करेगा उसे ड्राइंग्स बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में हेल्प तो हो ही गई हमारी। हमको ये जो फंडा पता चला कैपिटल और ड्राइंग्स वाला और बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, ये उसी कंसेप्ट से तो पता चला। तो वैसे ही ये प्रिंसिपल भी हमको कुछ ना कुछ सिखाने वाला है। अब देखते हैं इस प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि ऐसा कंसर्न जो चलता जाएगा। मतलब ये, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। हम अपने लिए सोचते हैं, पहले पर्सनली सोचते हैं और उसके बाद बिजनेस से कनेक्ट करेंगे। हम जब अपने लिए सोचते हैं तो क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं क्या कि लाइफ का कोई एंड है? हम ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। हम जब भी प्लानिंग करते हैं कि भाई चलो ठीक है अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद किसी अच्छे कॉलेज में जाएंगे जब स्कूल लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, या फिर कोई अच्छा कोर्स करेंगे, उसके बाद कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी या कोई अच्छा बिजनेस करेंगे या फिर प्रोफेशनल बन जाएंगे। कुल मिला के आगे तक की प्लानिंग हमारे पास होती है और उसके बाद की भी प्लानिंग होती है कि चलो सब कुछ हो जाएगा तो वर्ल्ड टूर करेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम अपनी प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म एंगल से करते हैं, शॉर्ट टर्म एंगल से नहीं करते हैं। और हम हमेशा यही सोचते हैं कि हर चीज चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, हमारी लाइफ भी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। पर लाइफ अनसर्टन है, ये हमको मालूम है कि कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। तो ऐसे केस में हमारी प्लानिंग जो है वो कभी भी फेल हो सकती है। पर फिर भी क्या प्लानिंग करना हम छोड़ देते हैं? क्या हम पढ़ाई लिखाई सब छोड़ सकते हैं क्या, ये सोच के कि जब लाइफ ही अनसर्टन है तो पढ़ने का क्या मतलब है? जब लाइफ ही अनसर्टन है तो हम काम क्यों करें, छोड़ देते हैं सब कुछ? ऐसा कोई नहीं करता है। वही चीज हमको बिजनेस पे भी अप्लाई करनी है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस को कभी भी बंद करने के ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट नहीं करते हैं। बिजनेस को हमें लाइफ टाइम तक कैरी करना है, एक अनसर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक कैरी करना है। मतलब ये कि हमारा बिजनेस चलता जाएगा, कभी भी एंड नहीं होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी बिजनेस एंड नहीं होगा, हो तो सकता है। एक आग लगने की वजह से कई बार बिजनेस खराब हो जाते हैं, कई बार किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से बिजनेस खराब हो जाते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये हमारा अजम्पशन है कि हम हमेशा ये मानते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और चलता ही जाएगा, हम उसे बंद करने के प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल एक्चुअली एक अजम्पशन है। अब सबसे पहले तो आपको अजम्पशन का मतलब पता होना चाहिए। अजम्पशन का मतलब होता है कि ऐसा हम मानते हैं। हम जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उनमें से कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे होंगे जो अजम्पशन नेचर के होंगे, मतलब ऐसा हम मानते हैं। जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो, लेकिन एटलीस्ट हमको मानना तो ऐसा ही चाहिए। तो ये उन्हीं में से एक है। मतलब मान के चलिए हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का सेकेंड प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं और अजम्पशंस का पहला अजम्पशन डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जो पहले हमने डिस्कस किया सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, वो कोई अजम्पशन नहीं था, वो तो सीधी सीधी बात उसने हमको बताई कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग एंटिटीज हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल हमको बोल रहा है कि हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि बिजनेस जो है वो चलता जाएगा, जैसा हम अपने लिए अज्यूम करते हैं। तो क्यों ऐसा अज्यूम करना जरूरी है कि बिजनेस चलता ही जाएगा और कभी बंद नहीं होगा? देखिए, मैंने बोला ना, हम खुद के लिए भी ऐसा ही अजम्पशन लेते हैं कि हम हमेशा चलते जाएंगे, धीरे धीरे लाइफ में और आगे बढ़ते जाएंगे और लाइफ का कोई एंड नहीं है। और अगर एंड भी है तो हम उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं, उससे पहले तक की ही प्लानिंग करते हैं कि हमको सब कुछ कर लेना है। तो कुल मिला के ऐसी प्लानिंग, ऐसा अजम्पशन इसीलिए है ताकि हम लॉन्ग टर्म सोचें, हम शॉर्ट टर्म ना सोचें। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि लाइफ खत्म होने वाली है और ऐसे केस में पढ़ के क्या हासिल हो जाएगा और कोई काम करके क्या हासिल हो जाएगा, तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। वैसे ही हमारा बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर हम ये सोचेंगे कि क्या भरोसा है कल बिजनेस बंद हो जाए। तो ऐसे केस में अगर इस ऑब्जेक्टिव से या इस थॉट प्रोसेस से अगर हम काम करेंगे तो हमारी जो पॉलिसीज बनेंगी वो भी शॉर्ट टर्म बनेगी। एक एग्जांपल देता हूं, बात को समझिएगा आप। सपोज कोई कस्टमर हमारे पास आता है,
अब वो कस्टमर पहली बार हमारी शॉप में आया है और हम ये सोचते हैं कि ये कस्टमर हमारे साथ लॉन्ग टर्म रहे। मतलब हम किसी भी कस्टमर को, जब भी कोई हमारे पास पहली बार आता है तो वो हमको जानता नहीं है, पर जब वो हमारे यहाँ आता है तो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ लंबे समय तक जुड़ा रहे और हम हमेशा उसको सर्विसेज देते रहे, या फिर गुड्स बेचते हैं तो गुड्स देते रहे। तो ऐसे केस में हम अपना बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब ये है कि हम फर्स्ट टाइम में हो सकता है ज्यादा पैसे उससे नहीं कमाएंगे, हम हो सकता है फर्स्ट टाइम में उसको होम डिलीवरी तक भी दे सकते हैं। कुल मिला के हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये कस्टमर अगर हमारे साथ एक बार जुड़ गया तो वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, फिर हम इससे प्रॉफिट कमाते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम छोड़ सकते हैं। तो अगर अभी फिलहाल हम छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, और लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। हम देखा जाए तो इन जनरल ये प्रिंसिपल फॉलो करते ही हैं, अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये अजम्पशन है, मतलब ये अज्यूम हम वैसे भी करके ही चलते हैं कि हम हमेशा चलते रहेंगे, हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। तो ऐसे केस में जो हमारी पॉलिसीज होती हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। और किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज और हमारा प्रॉपर बिहेवियर, और वो हमेशा लॉन्ग टर्म होना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है ये ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हम कल ही हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, तो हो सकता है अपने कस्टमर्स को रिटेन करने की परवाह नहीं होगी। और अगर कस्टमर्स को रिटेन करने की परवाह नहीं होगी तो हो सकता है कस्टमर्स रिटेन हो भी ना पाए और चलते जाए। क्योंकि हम हो सकता है पहली बार वो हमारी शॉप पे आएगा तो पहली बार ही हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, क्योंकि क्या भरोसा कल वो आए या ना आए। तो ऐसे केस में हो सकता है हम गुड्स उसको ऐसे प्राइसेस में बेचें जिससे सस्ते में वो मार्केट से खरीद सकता था। तो वो एक बार तो आ जाएगा पर वो फिर कभी नहीं आएगा। तो कुल मिला के ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमारी पॉलिसीज की वजह से हुआ, ऐसा हमारी सोच की वजह से हुआ, क्योंकि हम कस्टमर से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच में थे और पहली बार में ही थे, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हो सकता है फिर मौका मिले ना मिले। जबकि जो लॉन्ग टर्म सोचता है वो हमेशा ऐसा सोचता है कि बिजनेस हमको लंबे समय तक चलाना है, तो मौके फिर आएंगे और कई मौके आएंगे और हमको तब हमेशा बिहेव करना है अच्छे से, अभी से स्टार्ट करना है। और ये जो कहानी है वो चलती जाएगी। ग्रोथ के एंगल से ऐसा सोचना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी बोल सकता हूं कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल जो है वो एक पॉजिटिव अप्रोच को इंडिकेट करता है। पॉजिटिव अप्रोच को इंडिकेट करता है मतलब ये कि हम इस तरह से सोचते हैं कि लाइफ जिस तरह से आगे बढ़ती जाएगी वैसे ही हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ता जाएगा। मतलब हम शटडाउन करने के ऑब्जेक्टिव से काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव अप्रोच ही है। मेरे ख्याल से आपको गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल समझ में आ रहा होगा। अब इस प्रिंसिपल की वजह से एक प्रॉब्लम जनरेट हो गई। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता ही जाएगा, तो ऐसे केस में हम उस बिजनेस का प्रॉफिट भला कब कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि बिजनेस तो कभी बंद होने वाला है नहीं। हम तो यही सोच रहे हैं कि बिजनेस हमेशा चलता जाएगा। तो क्या जब बिजनेस खत्म होगा, जब बिजनेस एक्चुअली बंद हो जाएगा, तब हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे क्या? और अगर उस समय हमें पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, तो ऐसे केस में तो देखा जाए तो पूरी जिंदगी भर हम काम करते रहे और हमें पता ही नहीं चला कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं कि हमारा लॉस हो रहा है। तो इस प्रिंसिपल की वजह से जो प्रॉब्लम जनरेट हो गई है उसका सॉल्यूशन अगले प्रिंसिपल में है, वो है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ये तीसरा प्रिंसिपल है हमारा। और कहीं ना कहीं इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एग्जिस्टेंस गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल की वजह से ही है, इसीलिए इन दोनों को साथ में पढ़ना जरूरी है। ध्यान से समझिए, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ने बोला कि बिजनेस जो है वो चलता ही जाएगा, ऐसा हमेशा हमको मान के चलना है। गारंटी तो किसी बात की नहीं है। तो ऐसे केस में अगर आप ये मान के चलेंगे कि बिजनेस चलता ही जाएगा तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम है कि आप प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसीलिए दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल आया, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब ये है, ये कोई अजम्पशन नहीं है, ये नॉर्मल प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल बोलता है कि चूंकि आपको गोइंग कंसर्न ने ये बोला है कि आपका बिजनेस चलता ही जाएगा,
तो आप उस बिजनेस को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर दीजिए, जिसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किया जाएगा। मतलब ये कि ये जो पीरियड्स हम डिवाइड कर रहे हैं उनको हम अकाउंटिंग पीरियड्स बोलेंगे, और ऐसे केस में हमारा अकाउंटिंग पीरियड्स को डिवाइड करने का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो उन पीरियड्स के बाद रुक के प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन होगा। मतलब ये कि सपोज ये 1 जुलाई से बिजनेस स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई 2020। अब ये बिजनेस चलता ही जाएगा और कब तक चलेगा ये हमको नहीं मालूम है, और हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि बिजनेस बंद हो सकता है। तो ऐसे केस में प्रॉफिट लॉस के कैलकुलेशन के लिए हम अपने हिसाब से 6 महीने का पीरियड, 9 महीने का पीरियड, 12 महीने का पीरियड, 15 महीने का पीरियड कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं कि हर 15 महीने बाद रुक के हम अपनी अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग क्या करेंगे, हम प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन करेंगे। अकाउंटिंग तो रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ती है। तो देखिए सपोज हमने डिसाइड किया 1 साल का पीरियड, तो ऐसे केस में 1 जुलाई से लेकर हम सीधे अगले 30 जून तक इस पीरियड को एक अकाउंटिंग पीरियड मान लेंगे और 30 जून को हम अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। और ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए जरूरी है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए जरूरी है। अगर ये अकाउंटिंग पीरियड्स हमने डिवाइड नहीं किए तो हम कभी भी रुकेंगे ही नहीं, तो फिर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कब होगा? फिर तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमेशा पेंडिंग ही रहेगा और हम सस्पेंस में ही जिएंगे कि आखिर पता ही नहीं चल पा रहा है कि कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब समझ में आ रहा होगा, इसका ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा होगा, और कहीं ना कहीं इसका सोर्स जो है वो है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ये लंबे समय की बात करता है और ये उसी समय को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने की बात करता है। अब एक और डाउट आ सकता है कि सर आपने ही तो बताया था कि 31 मार्च को हर साल प्रॉफिट किया जाता है कैलकुलेट, तो यहाँ पे 30 जून की बात कैसे आ गई? अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसकी बात हो सकता है हमने पहले भी की हो क्लास में, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट मतलब एक ऐसा टैक्स जो हमारी इनकम से रिलेटेड है, हमारे प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं हमको बहुत बार अपने डिस्कशन में इस एक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा। समझिएगा बात को ध्यान से। ये जो इनकम टैक्स एक्ट है जहां पे हमें टैक्स पेमेंट की बात बोली गई है, बोला गया है कि हर साल आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसने हमको जो ईयर दिया है वो फाइनेंशियल ईयर है। और फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हर साल, मतलब एक ऐसा पीरियड जो अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, आपको उसी पीरियड की इनकम पे टैक्स भरना है। आई रिपीट, ये जो इनकम टैक्स एक्ट है उसने हमसे बोला कि ये जो पीरियड है फाइनेंशियल ईयर, आपको इसी का टैक्स भरना है। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करके उस पे हर साल आपको टैक्स जमा करना है। तो मतलब ये हुआ कि हम अपनी अकाउंटिंग के लिए तो अकाउंटिंग पीरियड अपने हिसाब से चुन सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में जो टैक्स हमको भरना है, जो हर इंडियन सिटीजन को भरना पड़ेगा, हर इंडियन सिटीजन मतलब इनकम टैक्स जिस पे भी लगेगा, कुछ तो उसके दायरे से ही बाहर होते हैं, उन पे इनकम टैक्स अप्लाई नहीं होता, और किन पे होता है किन पे नहीं होता है ये मुद्दा नहीं है हमारे डिस्कशन का। हमको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि जिन भी लोगों को इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है उन लोगों को अपनी इनकम अप्रैल से मार्च तक कैलकुलेट करनी होती है, और ये रूल सभी के लिए है, ये चेंज नहीं होगा। और हमको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं, ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, वो ये बोलता है कि आप अपने प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए कोई भी पीरियड डिसाइड कर सकते हो। अब अगर हम इस तरह का पीरियड डिसाइड करते हैं तो ये पीरियड और ये पीरियड मैच नहीं होगा। क्यों मैच नहीं होगा? क्योंकि ये 1 जुलाई से 30 जून तक जा रहा है और ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जा रहा है। तो ऐसे केस में हमको हर साल प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कैसे होगी? प्रॉब्लम ऐसे होगी कि हम अपना प्रॉफिट 30 जून तक कैलकुलेट करते हैं, लेकिन 31 मार्च को भी हमको अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना ही होगा, क्योंकि हमको टैक्स जो पे करना है वो 31 मार्च के प्रॉफिट के हिसाब से पे करना है। तो मतलब हम फंस गए हैं। हम किस तरह से फंस गए?
हमको यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल से तो एक फ्रीडम मिल गया कि आप अपने लेवल पे अकाउंटिंग पीरियड खुद ही डिसाइड कर लीजिए। लेकिन हाँ, अकाउंटिंग पीरियड होना जरूर चाहिए। आपको कोई भी पीरियड डिसाइड करना है, 6 महीने का, 8 महीने का, 12 महीने का, 15 महीने का, लेकिन ये इनकम टैक्स एक्ट जो है इसने फिक्स कर दिया कि आपको अपना प्रॉफिट अप्रैल टू मार्च कैलकुलेट करके उस पर टैक्स भरना है। ये इनकम टैक्स एक्ट में रोका नहीं गया है कि आप किसी और दिन अपना प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जो टैक्स का पेमेंट करना है वो 31 मार्च के प्रॉफिट पे ही करना है। तो क्या हमारे पास इतनी फुर्सत है क्या कि हम 30 जून को अपना प्रॉफिट अलग कैलकुलेट करेंगे अपने लिए, 31 मार्च को प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे टैक्स कैलकुलेशन के एंगल से? तो ऐसा कोई नहीं करता है। तो ये तो हमको फ्रीडम दे रहा है, लेकिन अगर हमको ये रूल भी फॉलो करना ही है तो हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। मर्ज कर देते हैं का क्या मतलब है कि अगर हम अपना अकाउंटिंग पीरियड ही अप्रैल टू मार्च कर दें तो वो इन लाइन विद इनकम टैक्स एक्ट हो जाएगा। मतलब ये कि ये दोनों मैच हो जाएंगे। मैच हो जाएंगे तो हमारी मेहनत बचेगी, दो बार प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। एक बार अपने लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करें, एक बार इनकम टैक्स एक्ट के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करें ताकि हम उस पे टैक्स का पेमेंट कर सकें। इन दोनों से बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम अपना अकाउंटिंग पीरियड ही अप्रैल टू मार्च कर लेते हैं। उससे होगा ये कि यहाँ पे भी अप्रैल टू मार्च है, हमारा भी अप्रैल टू मार्च होगा, तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो अब एक और डाउट है जो आ सकता है कि ऐसे केस में जब हमने बिजनेस स्टार्ट ही किया है 1 जुलाई को, तो हम पहली बार में 31 मार्च तक कैसे रुकेंगे? पूरा साल कंप्लीट होगा ही नहीं। तो देखिए, यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल जो है उसने ऐसा नहीं बोला है कि आपको 31 मार्च को ही रुकना है। ये तो किसने बोली बात? इनकम टैक्स एक्ट ने बोली। तो यहाँ पे 1 जुलाई से जब हम शुरू करेंगे तो पहली बार प्रॉब्लम जरूर होगी। हम यहाँ पे 31 मार्च को रुक जाएंगे और ये पीरियड देखा जाए तो 9 मंथ्स का पीरियड है, और इससे पहले तो हमारा बिजनेस ही नहीं था, तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो उस पर टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा। तो जो इन 9 महीनों का प्रॉफिट होगा वही पूरे साल भर का भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि उससे पहले के 3 महीने तो हमने कमाया ही नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस ही नहीं था। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि फर्स्ट ईयर में ऐसा होगा कि जो पहला पीरियड हमने चुना क्या मजबूरी है हमारी, हमने बिजनेस ही 1 जुलाई को स्टार्ट किया। अब ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट की वजह से हम बिजनेस भी हर साल 1 अप्रैल को ही शुरू करेंगे, या हर साल क्या जब भी हमको बिजनेस स्टार्ट करना होगा हम 1 अप्रैल को ही करेंगे, इसके अलावा किसी और दिन हम बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? हमको तो दिवाली में बिजनेस स्टार्ट करना पसंद है, इंडिया की बात कर रहा हूं। हमको किसी न किसी अच्छे ओकेजन पे बिजनेस स्टार्ट करना पसंद है, नई शुरुआत किसी अच्छे दिन से होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो पहला अकाउंटिंग पीरियड होता है वो एग्जैक्ट 12 महीने का नहीं होगा, लेकिन 31 मार्च तक उसको खत्म कर देंगे। मतलब ये कि जब भी हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा, 1 जुलाई को स्टार्ट हो, 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो, 1 जनवरी को स्टार्ट हो, कभी भी स्टार्ट हो, 31 मार्च को रुक जाएंगे और उतने पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद नया साल चालू हो जाएगा 1 अप्रैल को। और फिर इस 30 जून को हम नहीं देखेंगे, मतलब 1 जुलाई से 1 साल नहीं देखेंगे, 1 अप्रैल से फिर अगले 31 मार्च तक का सेकेंड अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा। और अब जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो हमेशा 12 महीने का ही होगा। मतलब सिर्फ फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। एक प्रकार से हमको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि पहला अकाउंटिंग पीरियड जो होगा वो जरूरी नहीं है कि 12 महीने का हो, और 12 महीने के लिए अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोलता भी नहीं है। उसने तो हमको फ्रीडम देके रखा है ना कि आप चाहो तो 9 महीने का अकाउंटिंग पीरियड ले लो, आप चाहो तो 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड ले लो। और ऐसे केस में जब हम पहला पीरियड 9 महीने का लेते हैं तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और इनकम टैक्स एक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम 9 महीने का जो प्रॉफिट कैलकुलेट करके उनको बताएंगे वही हमारा 12 महीने का भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि 3 महीने तो हमने काम किया ही नहीं। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। और उसके अगले साल से तो अप्रैल टू मार्च हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे भी 12 महीने का पीरियड, और यहाँ पे भी 1 साल का पूरा कंप्लीट हमने प्रॉफिट शो कर दिया, उस पर टैक्स भी भर दिया। तो ना तो यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन
हमको अपने एग्जाम में इनकम टैक्स एक्ट के बारे में नहीं लिखना है, हमको हमारी एग्जाम में अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के बारे में लिखना है। और इस प्रिंसिपल ने हमको फ्रीडम दी है कि हम पूरी लाइफ को, बिजनेस जितना भी चलेगा उस पूरी लाइफ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और वो पीरियड जो है 12 महीने का, 15 महीने का, 9 महीने का, कितना भी हो सकता है। और यही चीज हमको एग्जाम में लिखनी है। अगर आपने ये बात एग्जाम में लिख दी कि अकाउंटिंग पीरियड बोलता है कि हमको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी और 31 मार्च को अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको 0 मार्क मिलेगा। मतलब ये है कि आपको नंबर मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से बात गलत हो जाएगी। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि यहाँ पे दो बातें हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है और इनकम टैक्स एक्ट है। इन दोनों की बातों में कहीं ना कहीं क्लैश है, क्योंकि यहाँ पे ये हमको फ्रीडम दे रहा है पर यहाँ पे हमको फ्रीडम नहीं है। इसीलिए इसकी वजह से हमें अप्रैल टू मार्च चलना पड़ता है। जबकि अगर ये इनकम टैक्स एक्ट नहीं होता अगर, तो हम अप्रैल टू मार्च नहीं चलते, फिर अपने हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करते। एक और खास बात बताता हूं आपको, ऐसा यहाँ पे इंडिया में बहुत लोग करते हैं, अपना प्रॉफिट वाकई में वो 2 बार कैलकुलेट करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के लिए अलग और अपने लिए अलग। तो वो ऐसा इसीलिए भी करते हैं क्योंकि देखिए, इनकम टैक्स एक्ट जो है वो अप्रैल टू मार्च तो फिक्स कर दिया है उसने, इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं जहां पे वो रिजिड है। वो रिजिड क्यों है? जैसे कल वाली क्लास में हमने डेप्रिसिएशन का डिस्कशन किया था, हमने ये देखा था कि डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा असेट जो है वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो अगर 1 लाख रुपए का कोई असेट है, सपोज 1 लाख रुपए की मशीन है, अब वो हमारे हिसाब से 10 साल चलने वाली है, तो धीरे धीरे 10-10 हजार रुपए करके हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट जो है वो हर असेट को डेप्रिशिएट करने के लिए अलग से एक रेट देता है। मतलब ये है कि इनकम टैक्स एक्ट में आपको अगर मशीन के लिए रेट लिखा हुआ है 15%, तो डेप्रिसिएशन 15% से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके हिसाब से डेप्रिसिएशन 10% होना चाहिए, तो आप 10% का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आप चाहते हैं डेप्रिसिएशन 20% होना चाहिए, तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना है, आपको लग रहा है कि 15% का जो रेट इन्होंने दिया है वो सही नहीं है, तो आप अपना प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन टैक्स कैलकुलेशन के एंगल से जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा उसमें आपको डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट का ही लेना होगा। तो ऐसे केस में ये जो छोटी छोटी बातें हैं, मैंने तो आपको एक बात बताई है जो आपको समझ में आ पाएगी, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये बात भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिनको समझ में आ रही है, आप एक चीज क्लियर समझ लें कि इनकम टैक्स एक्ट के लिए जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है उसमें सिर्फ ये अकाउंटिंग पीरियड का रोल नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पे इनकम टैक्स एक्ट रिजिड है, हमको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स इसके अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं और फिर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ता है। जबकि हम अपने हिसाब से प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हो सकता है हम अलग तरीके से करेंगे। तो जिन लोगों को इनकम टैक्स एक्ट के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और वो अपना प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर वो अपना अकाउंटिंग पीरियड भी खुद चुन सकते हैं। और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसा करते हैं, वो अपना प्रॉफिट दिवाली पे कैलकुलेट करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के एंगल से वो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च कैलकुलेट कर लेते हैं, तब डेप्रिसिएशन भी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ही लगा देते हैं, हर एडजस्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कर लेते हैं। और फिर जब अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन की बारी आती है तो अपना मनचाहा डेप्रिसिएशन जो उनके हिसाब से सही है, जो लॉजिकली सही है, वो डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग पीरियड भी वो लेते हैं जो उनको अच्छा लगता है। जनरली दिवाली टू दिवाली लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये इनकम टैक्स एक्ट रीजन है कि हमको ऐसा करना पड़ रहा है, अपनी अकाउंटिंग अलग करनी पड़ रही है और टैक्स कैलकुलेशन के लिए अलग प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ रहा है। लेकिन सबको ये अच्छा नहीं लगता, सबको ये टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी लगती है। और देखिए, अगर डेप्रिसिएशन में हम 12% की जगह 15% ले भी लेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा। जो लोग इस तरह से सोचते हैं वो क्या करते हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट का बताया हुआ जो ये फाइनेंशियल ईयर है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, इसी को अपना मेन अकाउंटिंग पीरियड मान लेते हैं और अपना प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन होता है वो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से ही करते हैं, ताकि वही प्रॉफिट उनका फाइनल प्रॉफिट हो जाए, बुक्स में भी वही प्रॉफिट आएगा और उसी प्रॉफिट पे हम टैक्स का पेमेंट भी कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो क्लैश हो सकता था वो क्लैश की संभावनाएं ही खत्म हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल जो है वो प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए जरूरी है।
अगर ये प्रिंसिपल नहीं होगा तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो हमसे ये बोल रहा है कि बिजनेस चलता ही जाएगा, तो ऐसे केस में प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने का मौका नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब ये है कि हमने साल भर में कितनी संपत्ति इंक्रीज कर ली। असेट्स इंक्रीज होने चाहिए ना कहीं हर इंसान का ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अपनी संपत्ति को बढ़ाना। प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं संपत्ति जनरेट करने में हेल्प करेगा, जितना ज्यादा हम कमाएंगे उतने ज्यादा हमारे असेट्स बढ़ते जाएंगे। तो कुल मिला के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है तो साल में एटलीस्ट एक बार रुक के ये पता तो करें कि आपकी कितनी वेल्थ जनरेट हो गई है, कितने असेट्स आपके पास हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको पता ही नहीं चले कि आप आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, और कंपटीशन में हो सकता है आप पीछे ही रह जाएं। तो मेरे ख्याल से इन दोनों का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा, ये दोनों अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको समझ में आ गए होंगे। और अब तीसरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, वो है मैचिंग प्रिंसिपल। और मैचिंग प्रिंसिपल का डिस्कशन भी इन्हीं दोनों के साथ होना चाहिए, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट के कैलकुलेशन पर ही फोकस करता है। गोइंग कंसर्न ने बात बताई कि बिजनेस लंबे समय तक जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड ने उस लंबे समय को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब मैचिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो छोटे छोटे हिस्से आपने डिवाइड किए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, उन हिस्सों में ध्यान रखिएगा कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज मतलब इनकम्स, आपको इन दोनों को मैच करके चलना है। ऐसा नहीं कि आपने एक्सपेंस लिया हो 15 महीने का और इनकम ले रहे हैं आप 12 महीने की, तो ऐसे केस में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। मतलब देखिए, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव था कि हम पीरियड्स में डिवाइड करें ताकि प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सकें। मैचिंग प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को आप मैच करिए ताकि आप अपना प्रॉफिट सही कैलकुलेट कर सकें। ऑब्जेक्टिव में ही डिफरेंस है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि आप प्रॉफिट का कैलकुलेशन करें, इसका ऑब्जेक्टिव है आप अपने प्रॉफिट का सही कैलकुलेशन करें। अगर आप मैचिंग नहीं करेंगे तो आप सही प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब मैचिंग करने का मतलब क्या है वो समझते हैं। सपोज हमारा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 20 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 21 तक वो जाएगा। अब 31 मार्च 21 तक जाएगा तो ये पूरे एक साल का पीरियड हो गया जिसका प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है। अब इस दौरान हुआ ये कि हमारा एम्प्लॉय है वो हर महीने 10,000 रुपए सैलरी लेता है और फरवरी में वो आया। उससे पहले तो हर महीने की सैलरी उसको प्रॉपर जा रही थी, लेकिन उस एम्प्लॉय ने 1 फरवरी में आके हमसे 5 महीने की सैलरी मांगी। एक तो फरवरी की मांग ली, उसके बाद एक तो जनवरी की मांग ली क्योंकि हर महीने के एंड में वो सैलरी मांगता है। तो जनवरी की सैलरी हो गई, फरवरी की सैलरी हो गई, मार्च की सैलरी हो गई, अप्रैल की और मई की। 5 महीनों की 50,000 रुपए सैलरी उसने ले ली। तो ऐसे केस में देखा जाए तो इसने उस पीरियड की भी सैलरी ले ली है जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड को क्रॉस कर रहा है। मतलब ये कि देखिए, हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन कब करने वाले हैं? हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने वाले हैं 31 मार्च को। तो अब अगर वो जनवरी में 10,000 रुपए ले या फिर फरवरी में 10,000 रुपए ले या फिर मार्च में 10,000 रुपए ले, अल्टीमेटली वो ले तो हमारे फाइनेंशियल ईयर, हमारे अकाउंटिंग ईयर में ही रहा है। तो अगर हम उसको जनवरी में देंगे या फरवरी में देंगे या मार्च में देंगे, एक्सपेंस तो इसी साल का माना जाएगा। लेकिन अगर हम उसे मार्च से भी आगे का पैसा दे रहे हैं तो कुल मिला के हमारे अकाउंटिंग पीरियड में 12 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड का आउटफ्लो हो जाएगा। मतलब देखिए, हमने अभी तक उसको पूरी सैलरी दी है, उसकी हर महीने की सैलरी 10,000 रुपए है। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की 9 महीने की सैलरी हम उसको ऑलरेडी दे चुके हैं। और कितनी सैलरी दे चुके होंगे? 90,000 रुपए। 90,000 रुपए ऑलरेडी दे चुके हैं और 50,000 रुपए हमने उसको सैलरी और दे दी। तो कुल मिला के सैलरी कितनी हो गई? 1,40,000 रुपए। और अगर हम इस 1,40,000 रुपए को ही अपना खर्चा मान लेंगे तो हमसे गलती हो जाएगी, क्योंकि हमने मैचिंग प्रिंसिपल को इग्नोर कर दिया। मैचिंग प्रिंसिपल ने बोला कि आपको अपने खर्चे मैच करवाने हैं, तो कहां करवाए हमने मैच? हमने तो 90,000 का पेमेंट टाइमली किया तो उसको भी सैलरी मान लिया, 50,000 रुपए का पेमेंट टाइमली नहीं किया, आगे तक का पेमेंट कर दिया, उसको भी सैलरी मान लिया। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था।
अपने अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा जो हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब 50,000 रुपए से एक्स्ट्रा, 50,000 रुपए में जो एक्स्ट्रा पेमेंट शामिल है 20,000 रुपए, उसको हम प्रीपेड सैलरी बोलेंगे, प्रीपेड सैलरी। और ये प्रीपेड सैलरी जो है वो हमारा खर्चा नहीं है, हमारे लिए राइट टू रिसीव है, हमारा असेट है और वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो देखिए हमने जो जर्नल एंट्री सीखी है वो प्रीपेड सैलरी को ध्यान में रख के ही सीखी है, क्योंकि हम अकाउंटिंग जब सीख रहे थे, जब जर्नल एंट्रीज पास करना सीख रहे थे, तो भले आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मालूम नहीं थे पर मुझे तो मालूम है। तो ऐसे केस में मैचिंग प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखना है, अकाउंटिंग पीरियड को भी ध्यान में रखना है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखना है। उसी के बेसिस पर आपको जर्नल एंट्री सिखाई गई है। और इसीलिए देखिए हम क्या करते थे, अगले महीने की सैलरी जब भी पे करते थे तो उसको प्रीपेड सैलरी बोलते थे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम अगले महीने की सैलरी पे कर रहे हैं और वो 31 मार्च को क्रॉस कर जाए। मैं जानता हूं कि मैंने आपको इस तरह से सिखाया है कि हर अगले महीने की सैलरी आप प्रीपेड सैलरी बोल सकते हैं, क्योंकि इस महीने के लिए तो वो एडवांस ही है, लेकिन ओवरऑल जो फर्क पड़ता है ना वो पूरे साल से पड़ता है। मतलब ये कि अगर आपने जनवरी महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीनों की सैलरी दे दी और आपने उसको सैलरी की तरह ही रिकॉर्ड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि जनवरी, फरवरी, मार्च एक ही अकाउंटिंग पीरियड में आते हैं। तो आज अगर सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो इसी साल उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो हम अगर उसको प्रीपेड सैलरी नहीं भी बोलेंगे, मंथ टू मंथ नहीं भी चलेंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट अगर आपके फाइनेंशियल ईयर के बाद का पेमेंट आप कर रहे हो तो उसको तो प्रीपेड सैलरी बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो अगले अकाउंटिंग पीरियड का है। अगर आपने उसको भी प्रीपेड सैलरी नहीं बोला तो आप 1,40,000 रुपए को सैलरी बोलने लग जाएंगे, और अगर आप 1,40,000 रुपए को सैलरी बोलने लग जाएंगे तो आपका प्रॉफिट गलत आ जाएगा, क्योंकि ये खर्चा ही गलत लिया है आपने। आपका मंथली एक्सपेंस है 10,000, तो 12 महीने का एक्सपेंस कितना हुआ, 1,20,000 रुपए, और फिर आप 1,40,000 रुपए कैसे बोल रहे हो? आप 1,40,000 रुपए इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है 2 महीने ज्यादा का, और वो 2 महीने ज्यादा का जो पेमेंट आपने किया है आपने उसको प्रीपेड सैलरी नहीं माना, आपने उसको नॉर्मल सैलरी मान लिया। तो इस चक्कर में आपका प्रॉफिट गलत कैलकुलेट हुआ। तो ऐसा नहीं करना है, ये मैचिंग प्रिंसिपल हमको समझाता है कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको अपने प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए एक्सपेंसेस को मैच करके चलना है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको मैचिंग प्रिंसिपल का, आपको बहुत प्रॉपरली बात समझ में आ जाएगी। सपोज हमने 5 पेन परचेस किए @10 ईच, तो कॉस्ट हमारी हो गई 50। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा और चाहे तो एग्जाम में लिख भी सकते हैं। 5 पेन परचेस किए @10 ईच, 50 रुपए की कॉस्ट हमारी लग गई। उसके बाद हमने 3 पेन बेच दिए, ये परचेज है हमारी। 3 पेन हमने बेच दिए 12 रुपए में, तो 36 रुपए हमारे पास आ गया, क्योंकि हमने कैश में ही पेन्स खरीदे थे और कैश में ही उनको बेच दिया। तो जब पेन खरीदे तो 50 रुपए हमारे लग गए, फिर पेन बेचे तो 36 रुपए आ भी गए। तो ऐसे केस में हमारा नेट प्रॉफिट लॉस कितना हुआ? एक कैलकुलेशन तो ये है कि 50 रुपए खर्च हो गए और हाथ में आए हैं केवल 36 रुपए, तो हमारा नुकसान हो गया 14 रुपीज लॉस, क्योंकि पैसे कम आए और गए ज्यादा। और एक तरीका ये है कि जब हमने बेचे ही 3 पेन हैं तो कॉस्ट भी 3 पेन की ही लेनी चाहिए। मतलब ये कि देखा जाए तो एक पेन पे 2 रुपए एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं ना, तो 3 पेन हमने बेचे हैं तो 6 रुपए का प्रॉफिट आना चाहिए ना। तो 6 रुपए का प्रॉफिट तो यहाँ पे आ नहीं रहा है। 6 रुपए का प्रॉफिट कैसे आएगा? 6 रुपए का प्रॉफिट तब आएगा जब आप यहाँ पे 5 पेन नहीं लेंगे, आप कॉस्ट भी 3 पेन की लेंगे। मतलब कुछ इस तरह से करेंगे, 3 पेन इंटू 12 36, 3 पेन इंटू 10 30, प्रॉफिट आया 6 रुपए। एक मेथड वो जिसमें प्रॉफिट आएगा 6 रुपए, एक मेथड वो जिसमें लॉस आएगा 14 रुपीज। कौन सा तरीका सही है
ये तरीका गलत है, बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पे 5 पेन की कॉस्ट ली जा रही है और सेल जो है वो 3 पेन ही हो पाए हैं, लेकिन यहाँ पे 3 पेन की कॉस्ट है और 3 पेन की ही सेल वैल्यू है। और अगर आपको ये सब नहीं बताया जाए, सिर्फ इतनी बात बताई जाए कि हर पेन पे हम 2 रुपए कमाते हैं, तो अगर हर पेन पे 2 रुपए कमाते हैं तो 3 पेन बेचे हैं तो 6 रुपए ही कमाए होंगे ना। फिर हमारा जो लॉस आ रहा है वो कैसे आ रहा है, मतलब इस लॉस में गड़बड़ है, इसके कैलकुलेशन में मिस्टेक है। तो ये मिस्टेक क्यों है? क्योंकि हम मैच नहीं कर रहे हैं। बेचे 3 पेन है और कॉस्ट 5 पेन की, तो यहां मैचिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। जबकि ये जो कैलकुलेशन है उसमें कॉस्ट प्राइस भी 3 पेन की, सेलिंग प्राइस भी 3 पेन की, हमने मैच कर लिया। क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कभी भी सही नहीं आ सकता है। इसीलिए ये एग्जांपल, हमने सैलरी वाला एग्जांपल देखा जिसमें हमने एक्सपेंसेस को टाइम से मैच किया, क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो टाइम बेसिस पर लगते हैं, जिसका सेल से कोई मतलब नहीं होता। सैलरी हर महीने देनी पड़ेगी, रेंट हर महीने देना पड़ेगा, तो ये ऐसे खर्चे हैं जिनको मैच करना पड़ेगा टाइम से, कि पूरे 12 महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, उससे ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उससे कम एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर हमने अपने एम्प्लॉय को 4 महीने से सैलरी नहीं दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा खर्चा नहीं हुआ है, हमारा खर्चा हो गया है, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ये भी मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से ही बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं है कि अपने खर्चों को ज्यादा रिकॉर्ड मत करो, अपने खर्चों को कम रिकॉर्ड भी नहीं करना है। मतलब 12 महीने का पीरियड है तो 12 महीने का ही एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। और जो खर्चे पीरियड वाइज नहीं होते हैं, मतलब जो खर्चे टाइम बेसिस पे नहीं होते हैं, उन खर्चों को आप रेवेन्यू से मैच कर लो। रेवेन्यू से मैच कर लो मतलब अगर बेचे 3 पेन है तो कॉस्ट भी 3 पेन की ले लो। तो ये भी तो क्या किया आपने, खर्चा मैच किया ना। पर खर्चा किससे मैच किया? टाइम से मैच नहीं किया, आपने ये खर्चा मैच किया रेवेन्यू से। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट सही आ ही नहीं सकता है, चाहे फिर एग्जाम्पल हो सैलरी का या फिर एग्जाम्पल हो ये परचेज और सेल का। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आप बहुत प्रॉपरली कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जो 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आज वाली क्लास में हमने डिस्कस किए हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के सही कैलकुलेशन की तरफ लेके जा रहे थे हमको, और कहीं ना कहीं ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमको लॉन्ग रन के एंगल से सोचना होता है, ग्रोथ के एंगल से सोचना होता है। जो डिसीजंस हमको लेने हैं वो लॉन्ग टर्म में सही डिसीजंस प्रूव होने चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जैसे लाइफ अनसर्टन है, बिजनेस की लाइफ भी अनसर्टन है। तो ऐसे केस में हम भी इस तरह से सोचने लग जाएं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और अपनी प्लानिंग भी वैसे ही करेंगे, तो फिर इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर जब हमको यही लगता है कि बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है तो फिर हम कभी भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, अकाउंटिंग पीरियड की जरूरत ही नहीं है। अकाउंटिंग पीरियड नहीं होगा तो मैचिंग प्रिंसिपल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड ही सेट नहीं है तो हम किसको मैच करेंगे और किससे मैच करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये तीनों प्रिंसिपल्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, और इनको साथ में पढ़ने से ही फायदा है, क्योंकि हम जब इन तीनों को साथ में पढ़ते हैं तो पूरी कहानी हमको समझ में आती है। इनकम टैक्स का क्या रोल है, मैचिंग प्रिंसिपल हमको क्या सिखाता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या सिखाता है, ये सारी चीजें ओवरऑल बेसिस पर हमको समझ में आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये डिस्कशन आपको क्लियर हो गया होगा। मैचिंग प्रिंसिपल खासकर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं। हमने डेप्रिसिएशन का डिस्कशन किया था, तब भी मैंने आपको बोला था कि मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो असेट है वो एकदम से जीरो नहीं होगा। अगर वो 10 साल चलने वाला है तो वो धीरे धीरे करके डेप्रिशिएट होगा, और धीरे धीरे मतलब पूरे साल भर का कैलकुलेशन हम एक बार करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो डेप्रिसिएशन का भी कैलकुलेशन मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से ही हम करते हैं। एक साल में हमने असेट को कितना यूज किया, हमने यही कैलकुलेशन इसीलिए किया क्योंकि हमें एक साल का प्रॉफिट एक्यूरेटली कैलकुलेट करना था, जो कि मैचिंग प्रिंसिपल ने हमसे बात बोली थी। उसी को फॉलो करने के चक्कर में हमने डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किया, और हर साल करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये तीनों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। इनको प्रॉपरली नोट कर लीजिए, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब देखिए, कुल मिला के 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने अपनी क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। अब आपका होमवर्क यही है, आज कोई अलग से आपको होमवर्क नहीं मिलेगा। आपका होमवर्क यही है कि इन चारों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप टीएस गरेवाल या फिर एनसीईआरटी बुक जो भी आपके पास है उससे रीड करेंगे और प्रॉपर नोट्स बना के मुझे भेजेंगे। और ये सबको करना है, मतलब सभी स्टूडेंट्स को इन चारों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और फिर वो मुझे भेजने हैं, ताकि मैं चेक करूं कि आप क्या लिख रहे हैं, आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई।
खैर चलिए, आज वाली क्लास के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करते हैं आगे। थैंक यू सो मच।